नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था यूपी पीजीटी 2010 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए शुरुआत के 50 प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक एस्चुरी का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं महानदी, कावेरी, अमेजन, नर्मदा। तो आपकी जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, ये सभी लोगों को मालूम है। अब नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और भड़ौच के पास एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक के पश्चिमी भाग में अनूपपुर जिले से होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि चीखता साठा किसका उद्योतक है? तड़ित झंझावात का, चक्रवात का, मूसलाधार वर्षा का या उच्च वेगी पवन का? तो जो चीखता साठा है वो पश्चिमी जो पश्चिमी जो पछुआ पवने हैं उनका एक विस्तार है जो कि उच्च वेगी पवन होती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड की का अभाव होने के कारण यहाँ पर जो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक जो हवाओं का जो प्रवाह है बहुत तेज होता है। इसीलिए जो है 40 डिग्री अक्षांश पे बहने वाली हवा को चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रवाहित होने वाली हवा को पचासा और 60 डिग्री अक्षांश के आसपास दक्षिण गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली हवा को चीखता साठा कहते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? क्यूरो, क्विलिनान, ट्यूल या कैरो? तो क्विलिनान अब तक का सबसे बड़ा मिलने वाला हीरा है जो कि दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ या लेटराइट? तो आपका विकल्प है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है पूरे भारतवर्ष में 14,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इसका जो विस्तार है उत्तरी गंगा के मैदान और पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी तटीय मैदानी भाग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं जलवायु, मौसम, तापमान और वर्षण। तो मौसम जो है दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशाओं का जो है योग होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 लाइन में पोस्ट करके बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब समताप रेखाएं अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती हैं तो यह किस ऋतु का सूचक होता है? ऑप्शन दिए हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। तो ये सूचक होती हैं ग्रीष्म ऋतु और इसमें जो है हवाओं के बीच जो कणों के बीच जो दूरी है वो बढ़ जाती है और लगा उसमें जो है जो आइसोबार्स होती हैं उनमें जो है क्या है दूरी दिखाई पड़ती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि किस दाब पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या 30 से 35 डिग्री अक्षांश को जो है क्या कहते हैं अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि फान किस क्षेत्र की गर्म हवा है? ऑप्शन दिए हुए हैं आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय। तो फान जो है आल्प्स की क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक गर्म हवा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? हाल ही में आपको मालूम है कि आपका चक्रवात आया था ताउते, अब उसके बाद यास आ रहा है तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जुड़े हुए प्रश्न तो आने ही हैं, तो उसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन दिए हुए हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय पर्वत। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर आते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो अक्षीय जो गति है इनकी होती है क्या, इनकी वामावर्त होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और इनका जो कक्षीय वृत्ति जो है वामावर्त होती है, जो अच्छी जो इनकी गति है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इसीलिए पूर्व में ये बनते हैं और उसके बाद इंडिया के जो भारत का जो पूर्वी तट है उसके साथ टकराते हैं और काफी विनष्ट करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि उत्तर पूर्व एशिया या कनाडा तथा
यूरेशिया की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन दी है शीतोष्ण, महाद्वीपीय, शीतोष्ण समुद्री, उपोष्ण या बोरियल। तो शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है आपके कनाडा और यूरेशिया क्षेत्रों में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है? तो सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी को कहा जाता है। अब जो है अगला प्रश्न जो पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो अगला प्रश्न पूछा गया केमान, प्यूर्टो तथा साउथ सैंडविच खाई या ट्रेंच किस महासागर की प्रमुख खाइयां हैं? ऑप्शन दिए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये है आपकी अटलांटिक महासागर की। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो ये आपका विकल्प सही है 2। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही दिशा में होते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस मुझे बताइएगा। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को कहा जाता है? ऑप्शन में लियाना, झाड़ी, लती या लता या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं लियाना। अब आपको बताते चले कि सदाबहार वर्षा वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और वनों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है वो वृक्ष हैं और इन पर चढ़ी हुई लताएं जो है द्वितीय प्रमुख सदस्य हैं। निचले स्तर की लताएं मुख्य रूप से शाकीय होती हैं। लंबी लताएं वनों के प्रत्येक स्तर में प्रविष्ट कर जाती हैं। इन्हें महालता कहते हैं या इनमें जो महालता है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कारिम, कारी, किम। तो उसे कहते हैं कारी। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत होती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं अवसादी, आग्नेय, कायांतरित। तो ये है आपका उत्तर है आपका आग्नेय। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों से सबसे ज्यादा है। लगभग में 98 लाख जो क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है लगभग में आपकी 35 करोड़ के आसपास है। अब आप मुझे बताइएगा जो इसके पहले के जो दो हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दो सबसे बड़े देश हैं वो, और जनसंख्या की दृष्टि से जो दो सबसे बड़े देश है उनको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या संयुक्त रूप से इन सभी द्वारा। तो ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अब आपको बताते चले कि जो मानव विकास सूचकांक है ये 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा या यूएनडीपी द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है या उसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मक्का का उद्भव स्थल रहा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका या फ्रांस। तो ये ऑप्शन है आपका मध्य अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया कि कामेकान जो कि संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है की लंबाई की कुल कितनी है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4200 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर या 5200 किलोमीटर। तो आपका उत्तर है 4800 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे सर्च करना है कामेकन पाइपलाइन और उस कौन कौन से देशों से गुजर रही है उसको आपको देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं? ऑप्शन दिए हैं सवारी पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन, तेल पत्तन या बाय पत्तन। तो ये कॉमर्शियल पोर्ट्स हैं। अगला प्रश्न दिया कि काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं लाओत्से, चोऊ, मनास्लू और केटू। तो आपको मालूम है कि केटू या गाडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा क्या है चोटी है और इस जिसे जो है क्या कहते हैं एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है काराकोरम को। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अन्नाईमुडी, दुद्धा बेटा, हैरियट, माउंट हैरियट या महेंद्रगिरी। तो आपकी माउंट हैरियट जो है सबसे ऊंची जो है पहाड़ी है। और दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अन्नाईमुडी है या दुद्धा बेटा, अगर है जो भी है उसकी ऊंचाई कितनी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो आपको इसी तरह से एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार करने हैं, तब आपका बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने
का जो मकसद है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो सैडल पीक है, अब जो विकल्प दिए उसमें तो माउंट हैरियट था, और वहाँ की जो चोटी है, जितने भी द्वीप दिए हैं उनमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। अगला प्रश्न है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं भरतपुजा, पेरियार, काली, शेरावती। तो पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं क्षारीय, मरुस्थलीय, लैटेराइट, पीटमय। तो ऊसर मृदा कहते हैं क्षारीय मृदा को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा प्रदत्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लास, हैगेट, सावर या हेटनर। तो ये कहा था हेटनर महोदय ने। इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी 1909 में, जिसका नाम था यूरोप। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संभववाद की संकल्पना का संबंध किस स्कूल से है? ऑप्शन दिए हुए हैं अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच। तो ये था फ्रेंच। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सुमेलित है कि सुमेलित नहीं है, इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ना है। कभी ऐसा ना हो कि आप नहीं पूछा गया आप है लगा के चले आए, या है पूछा गया तो आप नहीं लगा के चले आए। इसलिए बहुत सी गलतियां होती हैं, उनको आपको गलत नहीं करना। हेटनर दिया हुआ है जर्मनी, सही है, ये बात सही है, जर्मनी से है। डेविस ब्रिटेन, तो गलत है, डेविस जो थे वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। अगला है विडाल डी लाब्लास, अमेरिकन, तो ये फ्रांस के थे। कार्ल सावर, ये भी अमेरिकन थे। ठीक है, आप इसको लगा देंगे सीक्वेंस से। अगला प्रश्न पूछा गया कि लेबेंसराम की संकल्पना किसने विकसित की थी? ऑप्शन दिए हैं कार्ल रिटर, स्मिथ, हार्वे या रेडजल। तो रेडजल महोदय ने लेबेंसराम की संकल्पना दी थी, और इसे कहा जाता है रहने के लिए योग्य स्थान। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? ऑप्शन दिए हैं सल्फर, ग्रेफाइट, जिप्सम, क्रोमाइट। तो जो सबसे ज्यादा भिन्न है वो आपका है क्रोमाइट। क्यों? क्योंकि खनिज आपको मालूम है कि एक धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं, और जो आपके धात्विक खनिज हैं उनके अंतर्गत लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं, और अधात्विक के अंतर्गत आपके सल्फर, ग्रेफाइट, जिप्सम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? क्वार्ट्ज का उपयोग कांच और रेगमार बनाने में होता है। तो ये सही है। गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, ये भी सही है। काला अभ्रक एक सैलकर खनिज है, ये भी सही है। लास्ट है पैग्माटाइट एक अवसादी सेल है। तो ये आपका जो है गलत कथन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताते चले कि जो पैग्माटाइट है, बेसाल्ट है, रायोलाइट है, ग्रेनाइट है, ये सभी जो है क्या है, ये आग्नेय चट्टानें हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन दिए हैं विनाशात्मक प्लेट के सहारे, मोरदार पर्वत के किनारे, रचनात्मक प्लेट के सहारे या भ्रंश स्थल के सामने सहारे। तो जो है आपकी विनाशात्मक प्लेट के सामने जो सहारे हैं वो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी दिया, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। तो जोरेलो मैक्सिको में है, ये बात आपका सही है। अगला है माउंट उटजन जापान में, ये भी सही है। अबाचा रूस, और आखिरी है माउंट इजाल्को न्यूजीलैंड में। तो जो माउंट इजाल्को है वो आपका न्यूजीलैंड में नहीं है, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किस देश में है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा, माउंट इजाल्को कहाँ पे है, किस देश में है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं पश्चिमी एशिया, सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया, अमेजन बेसिन या जर्मनी में। तो ये है सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप कौन सा संचरण है? तीव्र संचरण, विवर्तनिक संचरण, आकस्मिक संचरण या अत्यधिक तीव्र संचरण। तो यह है एक्सीडेंटल या कैटास्ट्रोफिक संचरण। तो यह है आपका सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बलार्ड की परिकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति, मृत्यु घाटी की से, या पृथ्वी की उत्पत्ति से, या महासागरों की उत्पत्ति से। तो बलार्ड की जो संकल्पना है वो संबंधित है रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रसिद्ध भूआकृति वैज्ञानिक बलार्ड महोदय ने जो है क्या किया था कि एक गुरुत्वीय सर्वेक्षण किया, और उसके समय करते समय रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति संबंधी एक नए विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि रिफ्ट घाटी का रिफ्ट गुरुत्व के कारण मेहराब के स्टोन के समय
नीचे नहीं सरक जाती। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं ड्रमलिन, एस्कर, जलज गर्तिका या विस्थापित गोलाश्म। तो अंडे की टोकरी की जो आकृति है वो कहलाती है ड्रमलिन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ कि तापमान की विलोमता निम्न में से कौन से एक सही नहीं है विलोमता के लिए? ऑप्शन दिए हुए हिमाच्छादित धरातल, शीत शुष्क पवन, शीतकालीन दीर्घ रात्रियां या मेघाच्छादित आकाश। तो तापमान की विलोमता के लिए जो आदर्श दशा नहीं है वो है मेघाच्छादित आकाश। अब तापमान विलोमता होती क्या है इसके पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और डिटेल में जब लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे तो हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे केवल पेपर सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं तुषार और ओस वर्षण असत्य है। अगला है बादल से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया ही वर्षण कहते हैं। यदि वर्षण हिम के रूप में हुआ तो उसे जल में बदलकर वर्षण की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। अगला है कि वर्षण की मात्रा निश्चित करना असंभव है। तो पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है? तो सी नंबर जो कथन है वो आपका जो है क्या है? असत्य है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक तड़ित मेघ है? ऑप्शन दिए हुए कपास वर्षी मेघ, कपासी मेघ, पच्छाव कपासी मेघ या वर्षा स्तरी मेघ। तो जो तड़ित मेघ है वो है कपासी वर्षा मेघ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है? ऑप्शन दिए पानी के घनत्व में परिवर्तन, पानी के तापमान में परिवर्तन, पानी की गहराई में परिवर्तन या पानी की लवणता में परिवर्तन। तो पानी की गहराई में परिवर्तन से समुद्री धाराएं जो है प्रवाहित नहीं होती हैं और जो लवणता है, तापमान है और जो उसके अलावा जो घनत्व है उसकी वजह से प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रगतिशील तरंग सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति से या पेडिमेंट के निर्माण से। तो ये है आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। और प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है? ऑप्शन दिए हुए लाल पंख, स्थलजात जमाव, डायटम या ग्लोबिजेना। तो आपको मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है आपका सबसे ज्यादा हिंद महासागर में पाया जाता है? तो वो है आपका ग्लोबिजेना ऊज। ठीक है, और इसका जो रंग होता है वो दूधिया सफेद होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं मैंग्रोव, मास, कैक्टस, लाइकेन एक तरफ दिया हुआ और दूसरे तरफ जो है उन्हें क्या कहा जाता है इंग्लिश वर्जन में, वो आपको जैसे आपका मैंग्रोव हो गया तो हेलोफाइट दिया हुआ है जब। ठीक है, अगला है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो अगला जो दिया हो मास क्रायोफाइट ये आपका सही है, कैक्टस जीरोफाइट ये भी सही है, लाइकेन जो है लिथोफाइट, तो आपका जो है लाइकेन भी लिथोफाइट सही है। तो आपका जो है चारों ये सुमेलित हैं। ठीक है, ये चारों आपके जो है सुमेलित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रबड़, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों से, पतझड़ वनों से, टैगा वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। तो ये आपका विकल्प सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है। ऑप्शन दिए हुए हैं जैव विविधता का संरक्षण, जीव जंतुओं का नवीन प्रजातियों का विकास, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता का संरक्षण जो है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था? टांसले महोदय, हैकेल महोदय, फ्रेशर महोदय या ई.ओ. विल्सन महोदय। तो ई.ओ. विल्सन महोदय ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। और हाँ, तो आपको बताते चले इस शब्दावली को जो विश्व स्तर पर फैलाया था वो थे ई.ओ. विल्सन। लेकिन अगर ऑप्शन इसमें दिया होता आपका वाल्टर जी रोजन, तो आपका शब्द जो प्रयोग किया था वो किया था वाल्टर जी रोजन ने आपका 1986 में। लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार है विश्व स्तर पर ई.ओ. विल्सन महोदय ने किया था। तो आपको रट लेना है कि जैव विविधता शब्द दिया था किसने? रोजन महोदय ने, वाल्टर जी रोजन महोदय ने, और इसका प्रचार प्रसार किया था ई.ओ. विल्सन महोदय ने। अब जो है जो
शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो 3 प्रश्न और बचे हुए हैं इस वीडियो के लिए कि कौन सा वन संरक्षण उपाय से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं झूमिंग कृषि को बढ़ावा देना, वनों की सामूहिक कटाई, वन संपदा का अधिकाधिक उपयोग, वनों की कटाई में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग। तो वन संरक्षण के से संबंधित है आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव पर्यावरण संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी किसे माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए इब्न खाल्दून, अल बरूनी, अल इदरीसी, अल बतूता। तो ये है आपका इब्न खाल्दून। तो इन्हें ही जो है क्या कहा जाता है, प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी कहा जाता है। तो आपको इसको रट लेना है। अब आप मुझे बताइएगा कि अल इदरीसी द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। और इस वीडियो का आखिरी जो प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न, उसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस युग में पेड़ पौधों एवं जानवरों के घरेलूकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। ऑप्शन दिए नवपाषाण युग, अंधकार युग, पुरापाषाण युग या मध्यपाषाण युग। तो ये आपका जुड़ा हुआ था किससे, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में ही सबसे पहले क्या हुआ, पालतू पशुओं का जो है पशुपालन किया गया, पेड़ पौधों को लगाया गया, खेती आरंभ की गई, है कि नहीं। जो है पहिए का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई, ये सब चीजें जो है नवपाषाण काल में हुई। तो आपने 100 प्रश्न देख लिए। अगले वीडियो में जो 25 शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम लोग देख लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अपने दोस्तों को लिंक नहीं शेयर किया है तो आप उनको शेयर करिए, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। वीडियो बड़े ना होने पाए और आपका मन लगा रहे, इसलिए मैं वीडियोस को छोटे छोटे उसमें ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ। तो धन्यवाद।